हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल जी। तो आज आपका सीएस टॉक्स का जो विवेक गाबा सर ने सेशन शुरू किया था, वो बेसिकली एक गाइडिंग सेशन है जिसके आप तीन चार स्टूडेंट्स के पीछे सर ने डाले थे, वो आप इंटरव्यूज देख चुके हो। और इस टॉक्स का मीनिंग आप समझ चुके होगे, पर्पस समझ चुके होगे कि मोस्टली बच्चों को जो फियर्स रहते हैं वो उनके दूर हों, डाउट्स दूर हों, और हम ऐसे बच्चों से मिलवाएं जिनसे उनको इंस्पिरेशन भी मिले और डू एंड डोंट्स भी पता चले। बच्चे टीचर्स से तो पता चलता ही रहता है, हम लोग क्लास में बताते हैं, बट एक सक्सेस स्टोरी जब सामने आती है, कुछ सक्सेस स्टोरी ऐसी होती हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जल्दी क्लियर हुई, किसी का सेकंड में हुआ, किसी ने तीन चार भी दिया। तो जैसे पीछे सर ने डाली थी वीडियो की, एक स्टूडेंट को काफी अटेम्प्ट्स लगे बट हार नहीं माननी। तो हमारे इन सेशंस का पर्पस ही यही है कि आप लोगों को एक नई एनर्जी मिले, एक बूस्टअप मिले, और आपको एक गाइडिंग फोर्स मिले कि आप अकेले नहीं हो, स्ट्रगल सब करते हैं। कोर्स का लेवल डेफिनेटली बहुत हाई है। तो जो अब आप जो लोग बच्चे दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, वो लेवल को तो समझ चुके हैं कि जब सीएस में एंटर करते हैं और करने के बाद लेवल में क्या फर्क होता है। तो जो सर ने ये सीरीज शुरू की है वाकई बहुत बढ़िया है। तो आज मेरा भी नंबर आया, सर ने कहा कि लॉ के पेपर्स का स्टार्ट करो। तो मैं आज जो पहला आपके साथ स्टूडेंट अपना लेकर आया हूँ, जो जिसने अभी तक का मतलब हिस्ट्री क्रिएट की है। आई थिंक सीएसईएस सीएमए में भी हिस्ट्री क्रिएट है कि लॉ सब्जेक्ट में 94 मार्क्स शायद ही आपने कभी सुने हो, क्योंकि यहाँ तो 60 की भी अपने आप में एक दौड़ रहती है कि 60 आ जाए बहुत बड़ी बात है। 60 70 पर भी प्राइज अवार्ड मिल जाते हैं बच्चों को, बट यहाँ तो 94 मार्क्स का धमाका करने वाली मैं स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। और इनका भी सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था और मेहनत पूरी की है। तो मुझे लगा कि इस सीरीज में जो अगर हम लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में आज बात करें, तो लॉ में सबसे बेटर आज हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे। आगे मैं और भी स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगा जिन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, मेहनत तो सबने की है, बट रिजल्ट अचीव करने में थोड़ा सा टाइम किसी को ज़्यादा लगा, किसी को जल्दी लगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमें टाइम लग जाता है सक्सेस को अचीव करने में, बट उसके बाद बच्चे रैंक भी ले आते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि कई बार एक स्टेप पीछे होने से हमारा अगला स्टेप ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है। तो डिसऑर्डेड नहीं होना, घबराना नहीं है। तो ये वीडियो, ये जो सेशन है, ये जो इंटरव्यू है, 94 मार्क्स नेहा रॉय जो सिक्योरिटी लॉ में लेकर आई थी। तो मैंने आज दोनों मॉड्यूल में, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल हैं, उसमें लॉ पेपर्स में, जैसे लॉ पेपर्स ही मैं पढ़ाता हूँ दोनों मॉड्यूल में, उसमें सबसे मुश्किल जो मेरे को सुनने में आता है सब्जेक्ट बच्चों को सिक्योरिटीज लॉ लगता है, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये नेहा के ओपिनियन से, नेहा की आप बातों से प्रोफेशनल के बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, एग्जी वालों को भी मिलनी चाहिए। और डिफिकल्ट पेपर है, और डिफिकल्ट पेपर में हायर जाना। देखो, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जनरल लॉ भी है, सेटिंग अप भी है, इकोनॉमिक लॉ भी है, और ओल्ड सिलेबस में थी नेहा, तो ओल्ड सिलेबस में आईएलजीएल भी था मार्किंग वाला, उसमें भी 90 कभी देखने को नहीं मिलते थे। बट यहाँ पर शी स्कोर्ड 94। तो इसलिए ये स्टार्ट करने के लिए मुझे ये बेस्ट सबसे पहले लगा कि मैं नेहा को आपके उसके व्यूज आपके साथ शेयर कराऊं, उसका एक्सपीरियंस शेयर कराऊं, ताकि आप ये समझ सको कि जो लॉ सब्जेक्ट का फियर खत्म हो। सेकंड, कि ये लॉ सब्जेक्ट्स भी आपको ग्रुप क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं, आपको रैंक दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता और सीधा नेहा के पास चलते हैं। आप देख ही रहे हो, तो नेहा एक बार सबको विश कर दो पहले। Hello everyone. तो First नेहा of से, all, wish you all the luck हाँ हाँ, for your upcoming exams. है ना? बाकी अभी मैं जो भी आपके डाउट्स है जरूर यहाँ पे जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ संजय सर के थ्रू में जरूर हेल्प करूंगी आप लोगों की। नेहा का सबसे पहले आई थिंक ग्रुप वन दिया था आपने पहले, यस सर मैंने 2018 में ग्रुप वन दिया था, और ग्रुप में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे शायद। हाँ सर फर्स्ट ग्रुप में मैं टीचर मतलब मैंने क्लासेस ली थी बट मुझे उसका कुछ बेनिफिट लगा नहीं। फिर हम्म, मैंने क्लासेस वो बीच में ही छोड़ दी और फिर मैं सेल्फ स्टडी पे आ गई और मैंने फर्स्ट ग्रुप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया था विद वेरी गुड मार्क्स। गुड। कम्युनिटी लॉ में थोड़े कम थे। आई गेस 48 मार्क्स थे बट हम्म, बाकी सब्जेक्ट्स में सही थे। तो चलो। मतलब फर्स्ट ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ग्रुप में थोड़ी सेकंड ग्रुप में मुझे दिक्कत हुई थी सिक्योरिटी लॉ की वजह से ही मैं लुढ़की थी।
और फिर तो तो मतलब नेहा का कहना है कि फर्स्ट ग्रुप की ऑलमोस्ट तैयारी इन्होंने खुद की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में यस क्लियर सर, किया। यस सर। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ी तो आगे रुक जाती है, तो सेकंड ग्रुप में भी इन्होंने तैयारी की और कोचिंग तीनों सब्जेक्ट की ली थी नेहा आपने? यस सर, तीनों की मतलब ली थी। इसकी, हाँ, और ग्रुप रहा था सिर्फ सिक्योरिटी लॉ के कारण, बाकी दो में आई थिंक सिक्योरिटी लॉ की एग्जामिशन वजह। थी शायद। हाँ सर, जब एग्जाम दिए थे दोबारा तो फिर एग्जामिशन के साथ, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। इतने मेरे टोटल 4 सब्जेक्ट्स तो मिला के फर्स्ट ग्रुप में नहीं थे, उतना 3 मिला के उससे ज्यादा ही मार्क्स उससे थे, आई गेस 240, 248 या 250 के अराउंड थे, याद नहीं है थ्री मुझे, सब्जेक्ट्स में, थ्री मतलब इसमें। सब्जेक्ट्स में। हाँ। गुड। और सिक्योरिटी लॉ में कितने थे? 94 ऑब्वियसली। नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मतलब पहला दिया था। प्राइमरी, हाँ, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आई गेस 39, यस, 1 मार्क्स की वजह से मैं अटक गई थी। 1 मार्क के यस, करीब मुझे है। याद है, और वो इतना डिसहार्टनिंग था, इतना डिसहार्टनिंग था कि मतलब मत पूछो, कि 1 मार्क्स भी नहीं दिए गए इंस्टीट्यूट को कि मतलब बच्चा पास हो जाए, तो वो हम्म। भी नहीं हुआ था। इट्स वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब तो जब वो आपको रिजल्ट देखा, सिक्योरिटी लॉ यू को सी लेकर फेल। क्या, सिक्योरिटी लॉ को लेकर क्या लगा आपको? ये सब्जेक्ट क्या वाकई ही मुश्किल लगा था जो मार्क्स नहीं आए, या पेपर छूट गया था, या पूरा नहीं हो पाया था, या तैयारी जिस तरह से की थी उस तरह से मार्क्स नहीं आए, या एग्जाम का लेवल ज्यादा था? आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी लॉ के बारे में बताओ कि बच्चों को कैसे, ये सब्जेक्ट क्या है और कैसे पढ़ना है। एक्चुअली क्या है ना, मतलब सी, मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का ना एक अप्रोच होता है, मतलब एक रोड मैप होता है, एक तरीका होता है हर सब्जेक्ट का। हम्म तो शायद मैंने इसको क्या क्या अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे सिक्योरिटी लॉ बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था, मतलब सिंस बिगनिंग। हम्म बट द थिंग इज कि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही मतलब अंडर एस्टिमेट कर लिया, या क्या, अकाउंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस चला गया, इस पे नहीं प्रिपरेशन कर पाई मैंने। मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म बट द थिंग इज कि आप जब पढ़ रहे होते हो वो, और एक लास्ट टाइम की रिवीजन, सबसे बड़ी हमारे सीएस की फील्ड में क्या है ना, कि एग्जाम्स में छुट्टियां नहीं होती। हम्म। और अब तो चलो ये भी ठीक है कि हाँ, 1-2 साल से ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, कि मतलब एक अब गैप आने अगर लग आप गया है, एक हाँ। दो, हाँ, एक एक ग्रुप दे रहे हो तो ठीक है, आपको सेकंड और थर्ड का, या फिर अगर आप हम्म एग्जीक्यूटिव में हो तो आपको सेकंड ग्रुप का बेनिफिट मिल जाता है, आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। बट पहले तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, जब मैंने दिया था एग्जाम तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम्म। वो लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन अगर नहीं कर पाते जितना आपने पढ़ा, तो वो पूरा पूरा का पूरा एक तरीके से नील है, जीरो है। तो तो अच्छा, वो जब मैंने आपने गलती करी फर्स्ट थी। टाइम एग्जाम दिया था तो सिलेबस पूरा किया था? नहीं सर, क्योंकि पता ही नहीं था, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। ऑब्वियसली मैंने आईसीडीआर जैसा चैप्टर छोड़ दिया था। हम्म। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वो टर्म्स इतने ज्यादा हैवी होते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, मतलब ये फॉर द आपने श्योर कि जब आप फर्स्ट टाइम दिया सिक्योरिटी लॉ। था तो सेल्फ स्टडी की थी, कोचिंग ली थी सिक्योरिटी लॉ की, पूरी क्लासेस ली थी जहाँ मैंने से भी बताया, पढ़ा था आपने? बता हाँ, बताया ना सर मैंने, कि मैंने फर्स्ट और सेकंड मोड वहीं से ही लिया था, जो कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। मतलब यही छूट सबसे गया बड़ी था, चीज है मतलब कि आपने आप, क्लासेस पूरी नहीं की थी? नहीं, पूरी हाँ। नहीं की थी, और जितना भी करवाया था वो भी बेकार था, कुछ नहीं था वो। तो अब पूरे जो मेरे पैसे सेकंड ठगे गए टाइम थे और आपने कुछ नहीं। पढ़ा, सेकंड टाइम आप मेरे पास आए थे, तो उसके यस बाद सर। आपको क्या लगा कि ये सब्जेक्ट बेसिकली, देखो मैं क्लासेस में बार बार बोलता हूँ, सिक्योरिटी लॉ एक करियर बिल्डिंग सब्जेक्ट है। एक कंपनी सेक्रेटरी की टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए, अगर आप सीएस में जॉब में जाना चाहते हो, लिस्टेड कंपनी में जाना चाहते हो, तो सबसे टॉप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिक्योरिटीज लॉ है। आपको लगता है ऐसा पढ़ने के बाद, जो हम बोलते हैं, आपने खुद अब पढ़ा, बाकी बच्चों ने भी पढ़ा, कि एक ऐसा करियर बिल्डिंग है जो आपको कहीं का कहीं ले जा सकता है, करोड़ों के पैकेजेस पर ले जा सकता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी लॉ की नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी हायर लेवल्स पे इतनी इजीली नहीं जा पाओगे। तो कंपनी लॉ के साथ हंड्रेड। सिक्योरिटी लॉ डेफिनेटली बहुत बड़ा एक पार्ट रखता है। कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ के बिना अधूरा है, और सिक्योरिटी लॉ कंपनी लॉ के बिना अधूरा है। बट अगर आप कंपनी लॉ पढ़कर तो आप कहीं भी फिट हो जाओगे, बट अगर आपको टॉप कंपनीज में जाना है तो बिना सिक्योरिटीज लॉ के नहीं हो सकता। तो आपने पहला लेसन ये सीखा, जो मैं अब स्टूडेंट्स गेस कर सकते हैं, कि सिलेबस पूरा करना है। ऑब्वियसली वो हर सब्जेक्ट का ही करना होता है, और सिक्योरिटी लॉ में तो आप ये भी देखते हो कि सिलेबस के अलावा प्रैक्टिकल भी आते हैं जो कई मॉड्यूल में नहीं दिए होते। आई थिंक अराउंड 20 to 25 मार्क का पेपर कई बार ऐसा आ जाता है जो मॉड्यूल में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगा नेहा हंड्रेड आपको? और परसेंट उसको आपने कैसे बिल्कुल, प्रिपेयर किया बिल्कुल। था? कि बच्चों का सबसे बड़ा फियर ये रहता है कि ये प्रैक्टिकल आ जाते हैं, कैसे करें, इनको कैसे मैनेज किया था? तो सबसे पहले मैं बात की, जितने पहले तो मॉड्यूल में जितने हैं आपके पास प्रैक्टिकल, जितने अवेलेबल हैं, गो थ्रू इट।
जितना भी हो सकता है। दूसरी बात कि मैंने तो आपने मुझे जो दिए थे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगा कि उसके बाहर एक आधा क्वेश्चन भी आया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट वो जो आपने जो बेस दिया था वो मेरा उससे क्लियर हो गया था ऑब्वियसली, तभी मैं 94 स्कोर कर पाई, अदरवाइज वो इम्पॉसिबल था करना। वो 94 भी एक वो भी था कि आप जब क्वेश्चन को एक पैटर्न में सॉल्व करते हो, ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं करते, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। मुझे वो भी नहीं दिए गए थे। अगर वो दिए होते और मेरा एक क्वेश्चन छूट भी गया था, अगर वो मैंने और किया होता तो शायद ये और मार्क्स एनहांस हो जाते और बढ़ जाते, 94, 96, 98 तक भी पहुंच जाते। तो प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने दिए थे 110% मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार सॉल्व किए थे मैंने, सो दैट कि मेरे दिमाग से कुछ निकले नहीं। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो इतना ज्यादा फियर था ना कि एक बार वो फेल होना, जो वो जो दर्द जो मैंने सहा था, आई डोंट वांट कि वो दोबारा से, मतलब आई डिडंट वांट इट एट ऑल कि मुझे वो दोबारा से वो चीज फेस करनी पड़े और मैं दोबारा से वो ऊपर देखूं कि हाँ फेल लिखा हुआ है। दो 4 लेटर वर्ड इज पैथेटिक, नहीं बिल्कुल है। मतलब जबकि वो फेल लिखा हो। तो बस वो प्रैक्टिकल आपने जो दिया था बस मैंने वो किया था, और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। मैं अगर मैं सीरियसली बताया, आई ओव्स टू माय स्टडीज, आई स्वेयर टू गॉड कि मतलब मैंने कुछ भी, मतलब मैंने जब लास्ट टाइम जब मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करती थी तो ऑब्वियसली बच्चा एक दो किताबों में और भटकता है, बट जब मैंने सेकंड टाइम में जब आपके साथ एग्जाम दिए थे तो ऑब्वियसली मैंने एक भी किताब, मैंने कुछ भी रेफर नहीं किया था। 110% के, हाँ जो आपके जो 2 मॉड्यूल्स थे, आई मैं उसी पे स्टक हो गई थी कि नहीं मुझे इससे बाहर तो कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं बाकी वो करके देख चुकी थी कि ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, इट्स ऑल अबाउट कि आपके टीचर ने आपके दिमाग में क्या फीडिंग करी है, इट्स ऑल अबाउट कि आप लास्ट डे पे रिविजन कैसे करते हो, और इट्स ऑल अबाउट कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो। ये 4 चीजें मेन होती है। तो जैसे हम पढ़ते थे, जैसे मैंने अपनी बुक्स पूरी मॉड्यूल बेस्ड ही हैं, आपने देखा कि मॉड्यूल छूने की जरूरत नहीं पड़ती, यस ऑलमोस्ट सर, कवर किया होता है। तो जैसे आप यस क्लास सर, में पढ़ते थे, रेगुलर थे, मुझे याद है सुबह सुबह 8:30 बजे क्लास यस होती सर, थी और 100% आप लोग अटेंडेंस। आगे बैठने के लिए लड़ रहे होते थे। मैं देखता था कि आगे बैठना है और कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करते थे, तो आपने उनसे भी दूर हटना शुरू कर दिया था। मुझे ये भी याद है कि फेस टू यस सर, फेस क्लासेस चल रही थी तब, और आप कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे और आपने फिर सेपरेट कर लिया था कि नहीं मैं अकेली पढ़ूंगी। तो ये एक बहुत हम्म, पॉजिटिव साइन होता है स्टूडेंट के लिए कि पहले तो अपने आप अकेला चले। क्या ऐसा जरूरी है नेहा कि दूसरों की ओपिनियन लेनी जरूरी है, या हम एक टीचर या एक बुक जो या जिस पे भरोसा कर रहे हैं पूरा करें, अगर वो कंटेंट पूरा है तो हंड्रेड एंड आपने टेन पहले परसेंट पूरा भरोसा किया, हंड्रेड एंड तो टेन बात समझ परसेंट आ रही है कि आपने अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए भरोसा किया और टीचर पे भरोसा किया, बाकी आपने उनको साइड किया जो लोग भी डिस्टर्ब करते थे। सेकंड थिंग मैं यस ये सर, पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब आप क्लास में पढ़ते थे डेली, तो घर पहुंचते थे शाम को, तो क्या उसको सेम डे करते थे जो क्लास से करके गए हो, या नेक्स्ट डे करते थे? अपने जो क्लास में मैं नोट्स बहुत बनवाता हूँ, जैसे मालूम है आप वो नोट करते होगे, तो क्या खुद उसके यस सर, बाद उसको कैसे करते थे? ये बच्चों को गाइड करो कि बच्चों की सबसे बड़ी बात है कि सर बुक पढ़ रहे हैं या हम क्लास ले रहे हैं, तो हम जैसे सारे टीचर नोटिंग नहीं कराते, मेरी तो ऑलमोस्ट काफी नोटिंग क्लास में आप लोगों की हो जाती थी आई गेस, कि घर पे जाके यस शायद यस सर, करना पड़ता होगा। तो जो नोटिंग यस सर। आप करते थे उसके उसको लर्न करते थे या और फर्दर नोट्स बनाते थे, कैसे प्लान करते थे? क्योंकि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये रहता है कि जो बुक और मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाए या ना बनाए, तो नोट्स बनाएं तो कितनी डेप्थ में बनाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ में नोट्स बनाएंगे टाइम वेस्ट हो जाता है। लर्न कैसे करें? तो रिवीजन के पार्ट में मैं बाद में आऊंगा। तो वेरी फर्स्ट स्टेप है क्लास और बुक, और उसके बाद आप क्या करते थे फिर घर जाके? सबसे पहले कि ये कि मतलब जो कि ऑब्वियसली आप अलाउ नहीं करते थे और कोई भी टीचर नहीं करेगा। मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि मैं आपके सारी वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर 1.5 घंटे क्लास होती थी, मुझे पता है कि वो 1.5 घंटा जो है उसमें आप कुछ बहुत कुछ एक्सप्लेन भी करते थे जो कि याद नहीं करना होता, वो आप सिर्फ हम्म, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते थे, वो मेरे दिमाग में सेट हो जाता था। हम्म, जैसे कि आप वो एकदम से मार्केट खोल के दिखा देते थे कि हम्म, अच्छा ये देखो ऐसे हो रहा है, अच्छा ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे नैनो सेकंड्स में ऐसे प्राइसेस चेंज होते हैं, वो हम्म, मेरे दिमाग में सेट हो जाते थे। मेरे पास उनकी भी पिक्चर्स होती थी। हम्म, आई राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स हम्म। कि मैं, सर ने जो बोल दिया मतलब वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, वो तो मुझे नोट डाउन करना ही करना है, तो वो ओके। मेरे साथ में सारे मेरे कॉपी में नोट डाउन होते हम्म, थे। दूसरी हम्म, बात ये कि मेरे हाथ में फोन होता था, हम्म, लोगों को लगता था कि मैं फोन चला रही हूँ, मैं फोन नहीं चला रही होती थी, मैं आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती थी। और हम्म, जब आप प्रैक्टिकल कुछ एक्सपोजर बताते थे ताकि वो रिकॉर्डिंग कम से कम पीरियड का हो, मतलब जैसे कि आप 1.5 घंटे क्लास लेते थे या 2 घंटे क्लास लेते थे, हम्म, तो वो रिकॉर्डिंग जो है आधे घंटे
या 1 घंटे की हो, ताकि मैं उसको रिवाइज करने में दोबारा से वो कुछ वैसा ना लगे और जल्दी से हो जाए। तो मैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताते थे वो तो मेरे पास क्लिक्स होती थी, तो मैं वहां से रेफर कर लेती थी। आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जो कि सिर्फ लर्न करने के लिए है, वो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी पॉज पॉज कर करके। वो पॉज करने के लिए मैं फोन उठाती थी और लगता हुआ कि नहीं मैं फोन चला रहा हूँ, फोन नहीं चलाती थी, वो रिकॉर्ड किया। मेट्रो में मेरे को अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं फ्रॉम पटेल नगर टू उत्तम नगर ईस्ट। मैं बिलासपुर में रहती थी, तो उत्तम नगर में जाने के लिए तो 30 मिनट वो मोर देन सफिशिएंट फॉर मी कि मतलब मैं आपकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लेती थी। और इट्स मतलब वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप 3 टाइम पढ़ के समझ रहे हो और एक टाइम आपने अपने टीचर की आवाज सुन ली जिन्होंने आपको पढ़ाया और सेम वर्ड सुने, तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। मेरा तो ये फंडा था। तो मैं आपकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग कम से कम मैंने 3-4 बार सुनी होगी। अब वो इक्विवेलेंट था कि मैंने 10 टाइम रिवीजन की है, तो मैंने रिवाइज इस तरीके से किया था। कोई बात नहीं, ये अब मैं कॉपीराइट के चार्जेस का क्लेम तो तेरे ऊपर कर दूंगा। ये तो अब तूने ऑन एयर बोल दिया सर, मैंने आपको रिवॉर्ड दे दिया। अब आप ये तो तुमने बोल दिया, कोई बात नहीं। चलो ये अब मेरी और तुम्हारे बीच का मैटर है। चलो अब तो देखो, हाँ, बच्चों को ये फायदा है कि हमारी ऑनलाइन क्लास जारी है, उनको 4-4 बार रिवाइज करने का सेम क्लास का मौका मिल रहा है। देखो यस बच्चों ध्यान यस से, सर, यस सर। ये फेस टू फेस आती थी। फेस टू फेस में बच्चा एक बार क्लास ले गया और उसके बाद उसको घर पे जाके दोबारा करना है, वो टॉपिक दोबारा सुनने को भी नहीं मिलता था। रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं हो सकती और कितनी कर लोगे, और हर बच्चा कर भी नहीं पाता। और दूसरा, फेस टू फेस में प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर स्टूडेंट ने एक छुट्टी कर ली उस दिन, तो उसकी सारी क्लास गई। और सिक्योरिटी लॉ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं क्लास में भी बार बार इंटरलिंक्ड है। बोलता था, एक छुट्टी कर ली तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगले दिन मत आना जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ अपने आप समझ आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यू नीड टीचर। जैसे आपने नेहा के स्टार्ट में ही बोला कि इन्होंने खुद कोशिश की पहले अटेम्प्ट में, नहीं क्लियर हो पाया, कि रीजन यही है कि सिक्योरिटी लॉ में डेली आपको एक नई दुनिया, नई टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो जब एक क्लास आप लेते हो तो दोबारा मौका ही नहीं मिलता। अब ऑनलाइन में तो यहाँ नया बच्चों को इतना बड़ा फायदा मिल रहा है कि हमने इनको 4-4 व्यू दिए हुए हैं। ये पॉज कर यस सकते सर, हैं, किसी चीज को नोट कर सकते हैं। फेस टू फेस में तो टीचर बेस्ट चले जा रहा है, पार्ट है, आपको कॉप अप कर रहे हैं उसके साथ। तो ये तो बेस्ट अब तो पार्ट है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो इसने अपने आप एडवांटेज बना लिया था नेहा ने, कि जो भी क्लास में हुआ उसको सेम डे ही घर जाने तक वो दोबारा एक बार रिकैप कर लेती थी। अच्छा नहीं, आप बताओ, घर हम्म। जाके दोबारा कुछ नोट्स बनाते थे, क्या करते थे? नहीं सर, मतलब सिक्योरिटी लॉ में क्या दिक्कत है ना कि आपके जो वो टर्म्स हैं, वो हम्म। टर्म्स आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। तो आप अपने नोट्स भी क्या बनाओगे मुझे बताओ। कि जैसे कि आपने मान लो कि अब आपको हाई टू हाई, लोअर टू लो है ना, हम्म। आपको हेजिंग है, तो आपको वर्ड वो हेजिंग ही तो यूज करोगे, और तो कोई वर्ड आप यूज ही नहीं कर सकते। आप बाकी अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज में भी अपनी क्या यूज लिखोगे। करते थे आंसर में, जो हम हाँ क्लास में बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल, स्लाइड्स में बनाते थे वही लैंग्वेज यूज की थी सब। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल, बच्चों का आप वैसे क्वेश्चन भी रहता नोट जो है, मैं आपके थे। बच्चों के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर लॉ की लैंग्वेज लिखनी है या अपनी लैंग्वेज लिखनी है। मैं डायरेक्ट, हर बच्चे के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सारी लॉ की लैंग्वेज लिखी थी या अपनी लैंग्वेज लिखी थी, कुछ लॉ की टर्म्स यूज की थी? सी मतलब जो लॉ मेकर है ना, अगर हम उसको भी बोलें कि जो आपने ड्राफ्ट किया है वो एज इट इज लिख के दिखाओ, इवन दे आर ही नॉट और कंप्यूटर्स। शी कांट, वो कोई भी नहीं कर सकता। आपको अपनी लैंग्वेज तो यूज करनी ही होगी। आईसीएसआई डोंट वांट कि आप एक मतलब रट्टा फाइल स्टूडेंट बनो। हाँ, बट उसके जो पर्टिकुलर टर्म है, तो उसकी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट में जाके तो आप वही तो बात करोगे। अगर मान लो कि किसी ने बोला आपको कि हाँ हेजिंग क्या होता है, अच्छा बताओ ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में तीन स्ट्रेटेजी होती है, अच्छा स्ट्रिप क्या होता है, स्ट्रैप क्या होता है, स्टैडल क्या होता है, तो आपको जब तक वो टर्म ही नहीं पता, आप स्टैडल के बदले क्या हिंदी तो लिख नहीं सकते। नहीं, आप वो टर्म एज इट इज यूज करो, ये उसके आपने टर्म यूज एक्सप्लेनेशन की। जो है वो अपनी लैंग्वेज जो मतलब टर्म यूज की, उसकी। उसके बाद जो हम क्लास में अपनी लैंग्वेज लिखते थे वो आपने लिखी। हाँ, तो बच्चों वो मेरे ख्याल से आपके आपको नोट्स ये वैसे भी क्लियर हो लेमैन गया होते थे। कि लॉ की लैंग्वेज में कुछ लीगल टर्म्स डालो, बाकी अपनी लैंग्वेज बिंदास लिख कर आओ। यस क्लियर ये? यस, सेकंड, 110%, नेक्स्ट क्वेश्चन यस नया सर। मेरा आपसे ये है कि क्या, जैसे कंपनी लॉ में सेक्शंस की रेलेवेंसी ज्यादा होती है रेदर देन सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटी लॉज में हम्म मोस्टली रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशन नंबर्स हैं। हम्म क्या आपने बहुत ज्यादा लिखे हम्म। थे, कम लिखे थे, या बिल्कुल नहीं लिखे थे? नहीं सर, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन वो पूछते भी नहीं है। जैसे अब बहुत सारे रेगुलेशन, बस उसके नाम भी अगर आपको याद है तो हम्म। वो भी इनफ होता है। अगर आप नहीं भी कोट कर रहे हो तो इतना नहीं है। मेन जो क्वालिटी कंटेंट है, व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, उस पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की रेगुलेशन। वो आपने मतलब खाली याद है कंटेंट पे वेल एंड ध्यान गुड, ज्यादा आप कोट करो, याद नहीं है तो मत करो। हाँ, कंटेंट इज द कोर, मतलब दिया। आपको सिर्फ उसी और सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना है।
और कुछ भी नहीं। सेक्शन आपको याद है, बहुत सारे सेक्शन उसमें भी हैं, डेफिनेशन में कोई सेक्शन आ गया, अगर आपको याद है वेल एंड गुड, आप कोट करो। मुझे याद है तो मैंने कोट कर दिए थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप कोट मत करो, कोई कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने और भी लॉ के एग्जाम्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिया था, पर इसमें इतना कुछ रेलेवेंस नहीं होता फॉर द श्योर। सिक्योरिटी लॉ का सबसे बड़ा फायदा है कि ज्यादा रेगुलेशन नंबर एक्सपेक्ट नहीं करते एग्जाम में। सबसे बेनिफिट ही सबसे बेनिफिट आपको यही है कि सिंपल आपको सेक्शंस याद कंसेप्चुअलिटी नहीं करने। चाहिए बस। अब आते हैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकल पार्ट एग्जैक्टली। पे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हुआ बना हुआ है, तो हम तो जैसे जो क्लासेस में कराते हैं 99% वही आता है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल किए थे या जो हमने क्लास में कराए थे नथिंग वो सफिशिएंट नथिंग थे? नथिंग नथिंग नथिंग। उन्हीं मैं की प्रैक्टिस की थी। हाँ, अच्छा। और आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैंने कुछ हम्म, भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं किया था। हाँ ठीक है, मुझे एक आधा कुछ क्वेश्चन कहीं पे मिला, यूट्यूब पे मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ मिला है सच, तो हम्म, मुझे याद नहीं है फिर ऐसा कुछ किया होगा, बट हम्म, हाँ मतलब जितना था, मतलब आपने जो कंटेंट दिया था इट वाज मोर देन सफिशिएंट, एंड मैं उसी हम्म। के उस पे गई थी। और नेक्स्ट थिंग कि जो प्रैक्टिकल आपने अटेम्प्ट किए जब एग्जाम में, तो पहले प्रैक्टिकल किए थे? पहला क्वेश्चन नॉर्मली प्रैक्टिकल का आता है, तो आपने पहला अटेम्प्ट किया था या बाद में किया था? इट्स अ मेरे वेरी पास आपकी फनी आंसर फनी शीट है, स्टोरी वो मैं सर। वो सब दिखा सकता हूँ, बट आप खुद बताओ, ज्यादा बेटर है। यस, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मेरे को सिर्फ इतना था कि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और इस बार मुझे अपना 100% देना है। इवन मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़े कि एक ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे को क्या है ना, एग्जाम के टाइम पे एग्जाम फोबिया हद से ज्यादा है, एंग्जाइटी हद से ज्यादा है। मैंने हर एग्जाम फीवर में दिया है, हर एग्जाम वॉमिटिंग करते हुए दिया हुआ है, हर टीचर दुखी हो जाता है मैं जिस क्लासरूम में मैं मुझे होती थी, याद वो है मेरा एंग्जाइटी लेवल है। एग्जाम से एक दिन पहले फोन आया था तुम्हारा शायद। यस सर, 2 बजे रात पे। 2 आया बजे था ना? रात में आप कहीं पार्टी में थे, हाँ आप हाँ। कहीं पार्टी में थे, हम्म, और मैंने फिर भी आपको डिस्टर्ब किया था, एंड हम्म, थैंक्स टू यू सर कि मतलब आपने 2 बजे रात में मेरा फोन उठाया था। आपने हमेशा मेरा फोन उठाया है, और मेरा इन्हें सबका ही उठाते हो हम्म, एग्जाम टाइम पे मोस्टली। तो मैं एकदम, मुझे सर, मैंने 2 बजे रात को फोन किया सर को कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे हम्म, कुछ नहीं आता सर, मैं फेल हो जाऊंगी पक्का। सर ने मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बोली थी, अच्छा ठीक है तो फेल हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं, तो बस पेपर देके आ जाए, उसके बाद मेरे से बात करिए। हम्म। मैं कहा ओके सर, ठीक है, देखो। क्योंकि सर ने मेरे टेस्ट वगैरह भी लिए थे, और मैं जानबूझ के सर को बोलती थी, नहीं मैं इनिशिएटिव जानबूझ के लेती थी, नहीं सर मेरा टेस्ट लो। तो हम्म, सर ने मेरे टेस्ट वगैरह लिए थे, तो कुछ तो उन्होंने भी एनालाइज किया होगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं तो बस पेपर देके आ जाए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया, बस इतना बोला कि हाँ बस तुझे पेपर देना है। एंड जब मैंने पेपर दिया और मैं निकल के आई, मैंने इतना बोला, सर का 1 मिनट के अंदर फोन आया था कि हाँ हम्म, बता पेपर कैसा गया तेरा। मैं कहा हम्म, सर हाँ पेपर तो ठीक ठाक गया है, कह रहे कितने मार्क्स आ जाएंगे। मैं कहा सर किया तो मैंने 100% में है, एक क्वेश्चन छूट गया मेरा 2-3 नंबर हम्म, का, बाकी हम्म। मैंने किया 100%। तो एक और, नेहा आपकी वॉइस जा रही है। हेलो सर, आप हाँ। क्लियर है? हाँ अब आ रही है। मतलब एक बच्चों को ना एक क्वेश्चन का और आंसर मिल गया, जो बच्चे मोस्टली कहते हैं सर ब्लैंक हो गए, सर एग्जाम वाले दिन कुछ समझ ही नहीं आना, रिवाइज कैसे करना है। ऐसे बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं एग्जाम डे में, और अभी भी आती हैं कि सर याद कर रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट की कि सर याद कर रहे हैं, जब महीने बाद उठाते हैं 15 दिन बाद लगते हैं तो भूल गए। फिर एग्जाम वाले दिन रात को फोन आते हैं कि सर जो भी याद कर रहे हैं वो याद नहीं आ रहा। ऐसा फोबिया क्रिएट सबके साथ होता है, नेहा के साथ भी हुआ। और हम बार बार उन 100%। स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि अपने माइंड में बिलीव करो, वहां जाके सब याद आ जाएगा। उल्टा अपने आप में ये बार बार मत बोलो कि मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। आप इससे अपने आप पे प्रेशर बना लेते हो, और जो आता हुआ होता है उसको भी खराब कराते हो। ऐसा होता है नया। और मुझे हंड्रेड याद है एंड कि टेन उस दिन परसेंट जब सर। आपका रात को फोन आया था, तो मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे कि बता इसका आंसर बता, हाँ तो हाँ मेरे को हाँ वो हाँ याद आ हाँ, गया। राइट राइट सर, राइट सर, तभी बिल्कुल मैंने बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल मर्चेंट बैंकर की लिमिट पूछी थी, मैंने कहा नेटवर्क बता दे। मैं बच्चों से हाँ ऐसे ही पूछता हूँ, हाँ क्योंकि तुम नहीं, बहुत सारे फोन आते हैं कि सर याद नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, कैसे करें। तो मैं उनसे ना एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वो जवाब दे देते हैं, बस बूस्टअप हो जाते हैं कि तुम्हारी भाई माइंड में भरा हुआ है। बिलीव अपने आप पे करो, ओवर स्ट्रेस मत करो, ओवर एक्सपेक्ट मत बनो, कंप्यूटर मत बनो, गूगल मत बनो कि मैं वर्ड दबाऊं तो मेरे माइंड को सब याद आ जाए। एक्चुअली स्टूडेंट अब गूगल बनने लग गया खुद ही, कि जो मैंने याद किया था फटाफट वो सामने आ जाए। ऐसा नहीं होगा। बट जब आप 3 आवर्स के एग्जाम में टेंशन फ्री बैठोगे तो याद आना शुरू हो जाएगा। नेहा भी जब रात को फोन कर रही थी तो कह रही थी मुझे कुछ याद नहीं है, और वहां कह रही है कि मेरे यस को सर। सब आता था, फटाफट पेपर किया। और मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि नेहा के पहली बार जब रिजल्ट आया था तो मार्क्स 89 थे। यस सर। मैंने हर बार अपने जिन टॉप स्कोरर स्टूडेंट होते हैं उनकी शीट निकलवाता हूँ कि आगे बच्चों को दिखाने के लिए, जो मैं क्लासेस में दिखाता भी हूँ।
तो इनकी हमने शीट निकलवाई, तो जब वो शीट निकलती है तो वो दोबारा रीचेक करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें 5 नंबर की टोटलिंग मिस्टेक थी और एक्चुअल मार्क्स नेहा के 94 थे। इंस्टीट्यूट ने यस 89 सर। दिए थे, उसको ठीक करके 94 दिया था। हमने पहले यूट्यूब फेसबुक पे 89 डाल भी दिया था, फिर मैंने 94 किया था। और मुझे याद है कि कई टीचर्स ने ना ये रिजल्ट अपना बता के दिखाना भी शुरू कर दिया था। ये खुद बच्चों ने ही बताया था कि सर वो टीचर हैं, वो टीचर हैं, वो 89 नेहा के मार्क्स दिखा रहे हैं, नेहा तो आपसे पढ़ी थी, नेहा के मार्क्स कैसे दिखा रहे हैं। ऐसा भी होता है, तो बहुत कुछ होता है। चलो वो बात छोड़ो, अब तो नेहा सामने बैठी है, किससे पढ़ी है आपको पता चल गया होगा। बट मेरे को यस सर। पता है ऑल इंडिया लेवल पर कई टीचर्स ये काम कर रहे हैं कि नेहा के मार्क्स को कोट करते हैं कि ये हमसे पढ़ी है। मतलब एज अ टीचर, एज अ गुरु, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये वो अपने आप देख लेंगे पता चल जाएगा। हमारा टारगेट अब ये है कि अब आपको सेकंड क्वेश्चन ये पता चला कि भाई बिलीव रखो, आपने लर्न किया है, याद आ जाएगा, ओवर प्रेशर बनाकर उसको खराब मत करो। अब नेहा मेरा एक क्वेश्चन और आपसे आ रहा है कि जब आप यस सर। एग्जाम दे रहे थे उस टाइम जो पहला मेरा जो क्वेश्चन रह गया कि आपने पहले प्रैक्टिकल किए थे या थ्योरी की थी, या फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 किया था? मैंने 1 2 3 मतलब मैंने बताया, मैंने पेपर पढ़ा भी नहीं। मुझे इतना, अब मुझे ना स्टार्टिंग से ही हैबिट है कि जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना ही है तो आप फर्स्ट से क्यों नहीं करते? क्यों एग्जामिनर को भी क्यों कंफ्यूज करना है कि वो पेपर हम्म। खोल के देखेगा? आप हम्म। जितना एग्जामिनर का काम टफ करोगे वैसे वो आलसी होता है। आर्टिकल, अब मुझे नहीं पता पेपर कैसे चेकिंग होती है, मुझे नहीं पता। हम्म। बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं सोचूं कि अगर मेरे पास कोई पेपर आ रहा है, ऑब्वियसली मेरे पास, मुझे फर्स्ट से चेक करना है, तो ऑब्वियसली आई प्रेफर दैट स्टूडेंट ओनली कि हाँ, जिसने एग्जाम जो पेपर जो है बहुत एक स्पेसिफिक वे में अटेम्प्ट किया गया, जैसे कि क्वेश्चन पेपर था। तो हम्म। अगर अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपको सारा अपने कंटेंट कर रखा है, तो आपको पूरा पेपर, मुझे इतना था मुझे 100% का अटेम्प्ट करना है। जब हम्म। 100% का अटेम्प्ट करना है तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से क्यों नहीं? मैंने एक एक क्वेश्चन, अगर आपको सर मेरा आंसर शीट दिखाएंगे मालूम है। तो मेरी हैंड राइटिंग तो महान है, आई लिटरली स्क्रिबल। तो बिल्कुल, एक और जब आंसर आप मिल देखोगे जाएगा कि नेहा की राइटिंग, मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बहुत नेहा खुद बहुत बोल रही है बहुत बहुत बहुत, आप एवरेज है, बुरी भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है। तो उन स्टूडेंट को भी आंसर मिल रहा है कि जो कहते हैं सर हमारी राइटिंग खराब है। इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, खुला खुला लिखो। अच्छा एग्जैक्टली। नेहा, आंसर्स की लेंथ कितनी थी? जो बच्चों के माइंड पे क्वेश्चन आता है, शीटें भरनी तो है या नहीं भरनी, पहला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को फेसबुक पे बड़ा मतलब अपोज करते हैं बच्चे कि मतलब कितने आंसर्स लिखने हैं। अरे नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन इज कि अगर व्हाट्स योर फादर नेम, तो आपको अपना फादर नेम ही लिखना है। माय फादर नेम इज संजय कुमार रॉय, तो हाँ, वो संजय कुमार रॉय ही लिखना है। अगर उनकी एलिब्रेशन पूछी है, भैया क्या खानदान का एज नाम है बता उनकी, दिया। क्या कर, तो वो नहीं नहीं करना। वो इट्स नॉट अ बीकॉम एग्जाम कि नहीं, मतलब पूरा आंसर शीट भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो। हाँ, कि टीचर देखेगा अच्छा 3 पेज भरे हैं, तो चलो ठीक है, इसको 5 में से 4 नंबर दो। नो, नॉट एट ऑल। वो पूरा पेपर और काट देगा, वो और पढ़ेगा ही नहीं। वो मतलब जैसे आपका आप लंच आंसर का बढ़ाओगे, कंटेंट 1 1.5 शीट रहा था, या मतलब एक आंसर, मैंने, उससे भी मुझे कम, मालूम है आपका एक उससे भी डेढ़ कम, शीट रहा था, कई आंसर एक शीट में भी उससे भी खत्म थे कम। फर्स्ट पेज पे ही। मतलब कोई कितने आंसर्स ऐसे जो 4 लाइन में मैंने खत्म कर दिया ना। आई गॉट, मतलब आउट ऑफ, मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आई गॉट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। एक्स्ट्रा और शीट मैंने भी थी? कुछ भी, आई थिंक, तो याद नहीं है सर। मेरे ख्याल याद नहीं, तो एक नहीं है सर। शीट है आपकी, शायद एक है, मेरे को भी हाँ, ध्यान नहीं एक है, ही मैं चेक शीट होगी करूँ। 34। चलो ये टॉपिक वो पे रहते हैं फिर। अच्छा ये बताओ कि जब आपने आंसर स्पेसिफिक कर दिया तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पेपर पूरा हो जाएगा। और नेहा ने ना यस सर। एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर आपसे किसी ने पूछा आपके पापा का नाम, और आप शुरू हो गए कि पापा का नाम भी, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी, खानदान का नाम भी, हम इस जगह से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इस जाति धर्म के हैं, और मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब कब पिताजी का जाएगा नाम वो? बता दो, तो एग्जामिनर भी यही करता है कि बेटा पिताजी का नाम पूछा, खानदान का नहीं पूछा, तेरा नेटिव प्लेस नहीं पूछा। तो ये आदत छोड़ दो। प्रोफेशनल का मतलब है जो चीज पूछी गई है कैच करे और उसको आंसर दे। तो ये भी यस सर, आपको पुट नेहा के, योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एग्जामिनर। बिल्कुल। और अभी नेहा के साथ, नेहा के ग्रुप में भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 70 स्कोर किए हैं, 80 किए हैं। जैसे यस सर। आयुषी कटरा है, मैं उसको लेकर आऊंगा। आप नेहा के बैच की थी, शी स्कोर्ड अबव 70। अनीशा, शी यस सर। स्कोर्ड 80। अभी लास्ट AIR 6 लास्ट अटेम्प्ट में हर्ष का AIR 6 था, उसने बोथ ग्रुप दिए थे, बोथ ग्रुप में उसका सेकंड हाईएस्ट सिक्योरिटीज लॉ में था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि आपका ग्रुप निकालने में लॉ पेपर भी हेल्प कर सकते हैं।
आपको अपना 110%। टेस्ट चेक करना है कि प्रैक्टिकल में ज्यादा स्ट्रांग हो या थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग हो। तो जिस चीज में ज्यादा स्ट्रांग हो उसको स्ट्रांग कर दो ज्यादा, और बाकी को छोड़ना एक चीज नहीं है, मैं बट वो बोलूंगी बाकी को सर। कवर कर लेगा। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ें? बच्चे कहते हैं कि सिक्योरिटी लॉ इंटरेस्टिंग तो है, बट वो इंटरेस्टिंग पार्ट को कैसे रिटेन करने का कोई और टिप दे पाओगे, जो आपने किया घर यस जाके पढ़ते थे या कैसे था? यस सर, एक ही चीज मैं अभी यहाँ पे जो आपने बोला कि हाँ जिसका आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा इसमें इस बात का भी रोल होता है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा कैसे है, किससे हम्म। पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। मेन हम्म। बात ये भी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ किसी बच्चे का मैथ्स वीक है, अगर वो बच्चा थोड़ा सा मेंटली वीक है तो एक अलग बात है, हम्म। लेकिन बहुत बड़ा रोल इस बात का भी प्ले करता है कि स्टार्टिंग से उसके मैथ्स में ग्रिप कितनी है और कितनी ग्रिप करवाई गई है। हम्म। राइट। तो बहुत, अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट का, अगर मैं मेरा चलो थोड़ा बहुत मुझे फैसिनेटिंग शुरू से ही बहुत ज्यादा लगता था, जब से मैंने सीए ज्वाइन किया था मुझे शुरू से ही मतलब बहुत ज्यादा मुझे फाउंडेशन में मेरा दिमाग वही था, अच्छा सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के लिए मिलेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि वो जो वर्ड हम न्यूज में सुनते थे, अच्छा सेंसेक्स, अच्छा निफ्टी, क्या होता था ये, वो एरोस चलते रहते थे, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। मेरा पापा जब न्यूज सुन रहे होते थे तो मुझे अच्छा क्या होता है ये, कैसे होता होगा ये, अच्छा कैसे होता है शेयर का प्राइस, वो कुछ कुछ बोल रहे होते थे, बैंक निफ्टी बोल रहे होते थे, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा आता था हाँ जानने का, क्यूरियोसिटी होती थी जानने की। तो एक तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, आप कैसे मेंटरशिप चूज करते हो, वो बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था कि इतना अच्छा सब्जेक्ट लगने के बावजूद भी मेंटरशिप गलत होने के वजह से, मतलब मैं इतनी ज्यादा मतलब इससे डर गई थी, मैं रात को उठ के रोने लग जाती थी। मैं सच में बता रही हूँ कि इतना ज्यादा फियर, क्योंकि पढ़ने का ये था कि हाँ चलो कभी फेल नहीं हुए यार, चलो कभी वो नहीं हुआ, हाँ ठीक है, अच्छा हमेशा अच्छे स्कोर किए हुए हैं, तो वो एक फेल होने का धब्बा जो है ना, बहुत है। वो बड़ा ही कचोटता था अंदर से कि यार मैं फेल होगी, मैं फेल हो गई, मतलब कैसे फेल हो गई, तो वो एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो थैंक्स टू यू सर, कि मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आपसे मैंने पढ़ा है तो मैं आपकी प्रमोशन कर रही हूँ ऐसा सच, बट द पॉजिटिव वाइब यू स्प्रेड ना, इट्स जस्ट कमेंडेबल। पॉजिटिव वाइब प्लस जो मतलब आपने मुझे संभाला उस टाइम पे, मैं जब इतनी नेगेटिव होती थी तो आपने अच्छा अच्छा ठीक है ये करके दिखा मुझे, आप वो बोलते थे तो हाँ आधा फियर वहीं पे खत्म हो जाता था कि हाँ चलो सर ने बोल दिया ना, तो चलो सर को मुझसे ज्यादा नॉलेज है, सर इतने एक्सपीरियंस है, तो मतलब वो कुछ बोल रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। एक चीज ये। दूसरी बात, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, जरूरी नहीं है कि आपका हर सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट हो, लेकिन क्लियर तो करना पड़ेगा। आईसीएसआई बिल्कुल। आपको इस बात पे तो नहीं बख्शने वाला कि भैया आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको नहीं बख्शेगा। बिल्कुल। तो आपको ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, और इसी में नहीं हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे 110% फेल होगे, और फिर बाद में जाके आईसीएसआई को क्लेम करोगे, टीचर्स को दोष दोगे, खुद को दोष दोगे, खुद को कोसोगे, और कुछ नहीं होगा। यू और हैव नो अदर ऑप्शन कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा ग्रैब करोगे चीजों को, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा फॉर श्योर। और सबसे बड़ी बात कि रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा इस सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो लॉ 110% में वैसे भी बिल्कुल भी किसी नहीं में नहीं चल चलेगा। सकता। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे जाना है, अपनी लाइफ से रिलेट करके इसको लर्न करना है, सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना है। तो अगर मैं अभी तक की सारी बात का नेहा का क्रक्स करूं, सिक्योरिटी लॉ हमने जैसे स्टार्ट किया था कि करियर बिल्डिंग सब्जेक्ट है आपका। पढ़ने का तरीका माय यही है हार्ट। कि कि सेम डे पढ़ो, जो पढ़ा है उसको याद करो, अपने वर्ड्स में लिखो, पेपर पूरा करना है, रटने की कोशिश मत 100%। करो, कंसेप्ट क्लैरिटी पे जाओ। शीटें नहीं भरनी, उन्होंने भी नहीं भरी। आंसर उनका मार्क्स देखकर नहीं होना चाहिए, जो आप लोग गलती करते हो कि 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से कंटेंट देना है। इट इज टोटली रॉन्ग। आप इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन आंसर्स भी उठा के देख लो, गाइडलाइन आंसर या स्कैनर में भी आप देखते हो कई बार हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हाफ पेज का होता है, 4 में और कोई खत्म। 5 मार्क्स का 2 पेज का होता है। तो आप वहीं से गैस कर लो कि इंस्टीट्यूट आपसे शीट्स भरने की बात नहीं करता। एक बात याद कर लो, पप्पा का नाम पूछा है तो पप्पा का बताना है, खानदान का नहीं बताना, बस ये बात याद करके चलो। कंसेप्ट क्लैरिटी पे आओ, रिवाइज करो, और अगर रिवाइज करते टाइम रिकॉल नहीं हो रहा तो अपने पे भरोसा रखो, कुछ शॉर्ट की नोट्स अपने हाथ से जरूर बनाओ। जो टीचर हाँ ने क्रक्स पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं ना कि बस। अगर हमने 1 पेज में नोट्स लिखवाए हैं तो आप उसको 4 लाइनों में लिख लो, बट लिखो जरूर। जब तक खुद नहीं लिखो, आप लिखते थे ना नेहा कुछ ना कुछ अपने घर जाके?
ये सर मतलब टर्म्स को नहीं, मतलब जैसे कि अब मान लो कि कोई चैप्टर है म्यूचुअल फंड, तो एक उसका जो ओवरव्यू होता है, मतलब आप पढ़ने जाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, रोड मैप जिसको बोलते हैं, वो रोड मैप होना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ वो रोड मैप पढ़ती थी, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ लेते हो ना, बहुत बार पढ़ने के बावजूद भी आपको सिर्फ वो टॉपिक टॉपिक तो याद रह जाते हैं, लेकिन वो होल स्टोरी जिसको कहते हैं ना, वो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि इतना ज्यादा पैनिक होता है, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सब कुछ पढ़ोगे, और इतने सारे सब्जेक्ट्स में होते तो नहीं ही टाइम होता ऑब्वियसली। तो सिर्फ वो जो क्रक्स होता था, मतलब उस मतलब चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो क्या नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ वो जस्ट जिसको बोलते हैं, क्रक्स जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो, मतलब आधे पेज में, मतलब एक अगर पेज है इस साइड और उस साइड, तो उसमें मेरे 3-4 चैप्टर आ जाते थे। तो उससे चलो, आप अब गेस कर हमारे लीजिए पास मतलब मीटिंग क्या। का टाइम थोड़ा सा कम बच रहा है, तो काउंटडाउन शुरू यस हो सर। चुका है, तो आई एम सॉरी कि मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बट मेरी यस कोशिश सर। यस रहेगी सर। कि मैं दोबारा नेहा को लेकर आऊँ। सेकंड, नेक्स्ट मैं कंपनी लॉ के लिए स्पेसिफिकली एक ऐसी स्टूडेंट को लेकर आऊंगा जो वो भी एक कंपनी लॉ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, सीएस छोड़ने की मूड में थी, और उसको नेहा ही लेकर आई थी, नेहा जानती है। यस सर। और शिवांगी उसने गांधी। उसके हर बार वो कंपनी लॉ में फेल होती थी, एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिया था उन्होंने, वो खुद एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और अल्टीमेटली जब उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा, नेहा मेरे पास लेकर आई थी, और उनके हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 65 कंपनी लॉ में थे, यस 60 सर। या 65 कंपनी लॉ में थे, 65 थे शायद। और मैं नेक्स्ट इंटरव्यू उनका जरूर लेकर आ रहा हूँ जल्दी। तो कंपनी लॉ का भी फियर निकालना है, और इस सीरीज में लॉ का फियर तो आपका पूरा निकालना है, और टफ सब्जेक्ट ही मैंने उठाए हैं, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में और ज्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा पाऊँ। और अगर नेहा को भी दोबारा लेकर आओ, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस माइंड में रह गए हैं तो आप क्वेश्चन जरूर भेजो, सर को भेजो, मुझे भेजो, कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि और आगे के लिए मैं उन चीज़ों को और स्टूडेंट से निकाल पाऊँ जो आपको गाइडिंग लगे। फीडबैक आपका बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज और पूछ लेना स्टूडेंट से, तो वो आप बताओगे। जितना मैं सोच सकता था, जितना मुझे बच्चों से पता चलता था, मैंने कोशिश पूरी की है। सबसे पहले थैंक यू नेहा, और ऑल द थैंक यू बेस्ट सो फॉर योर मच सर। फ्यूचर करियर, कि आप और भी आगे ऊंचाइयों पे जाओ, ये माइलस्टोन और ज्यादा हो, जो लैंडमार्क आपने बनाया है, भगवान आपको बहुत अच्छी सद्बुद्धि दे। लॉट्स ऑफ विशेस, और आप थैंक यू सो सबको भी मच। लॉट्स ऑफ विशेस, कि अपने पे बिलीव करो, आपके पास सब कुछ है, बस लग जाओ, हम गाइडिंग रहेंगे हमेशा, मेहनत आपको करनी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक यू सेशन सर। में। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके।